जय माता दी। जय माता दी। राजे भैया सत्संग आई है जय माता बिल्कुल आई करचे सत्य दा संग फिर बिल्कुल जी राजो तुस मैं तो तुस जिल्ले बैठने फिर डोगरी निकलदी जी जी अपनी मातृभाषा अपनी मातृभाषा बिल्कुल खंड मिट्ठे मातृभाषा तो डोगरी हिंदी है साड़ी लेकिन साड़ी अपनी जिंद नी घरे दी माँ जेह्ड़ी है ओह् बिल्कुल अपनी डोगरी माता रानी दी कृपा कन्नै तो अज अस फिर दिक्खा दे राजा भैया पूरा दिन इयो सिलसिला चलदा रेहा जी कई नाराज होआ दे कई दुखी होआ दे कोई सुखी होआ दे है कोई रैलियां कोई कड्ढा दे रैलियां कड्ढा दा कड्ढे दे बेचारा कोई कोई किश किश आखा दा आखा वर्कर आखा दा केह्ड़े पास्से जां पार्टी कन्नै जां कि कैंडिडेट कन्नै जां कैंडिडेट कन्नै जा कैंडिडेट आखा दा कि मैं वर्करें कन्नै चलेआ ते वर्कर नहीं चलन तां बी परेशानी वर्कर चलन तां तां बी परेशानी परेशानी ते बड़ी असमंजस दी घड़ी नहीं बनी है एह् किस्म दी बड़ी जी बड़ा इंदा घोल लग्गी है बड्डा घोल जिसी आखदे बड्डी माली दा ओह् लग्गी आ कि ओह् जिनें दित्तियां ओह् बी परेशान ते जिनें नेईं थ्होइयां ओह् बी परेशान सर ये खाली एक पार्टी की गल नहीं है मोस्टली सारियां पार्टियां जो मैं दिखाना यो खलबली चला मची था दी तो सत्संग के हमारे साथियों को जो आहिस्ता आहिस्ता सत्संग में जुड़ रहे हैं सत्य ट्रुथ सच हर एक सिचुएशन में हमेशा जीतता है तो भगवान जी का बड़ा आशीर्वाद बड़ी कृपा है कि उन्होंने अगर हमसे कोई काम करवाना था तो उन्होंने हमें सच के लिए चुना जी और जो लोग ये कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है मैं नहीं कहता हूँ सच सबसे सुंदर होता है और सबसे मीठा होता है सिर्फ हमारी डिज़ायर्स जो शायद कई बार ऐसी बन जाती हैं जो किसी झूठ में हमें रखती हैं वो उस सच को सच नहीं मानना चाहती जो सच होता है और एक झूठ हमें बताती हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे बगैर मेहनत किए आप कोई शॉर्टकट से आगे बढ़ जाएंगे आप कोई ऐसा काम कर लेंगे जो आपकी डिज़ायर पूरी करे लेकिन सच बोलता है ऐसा नहीं है अगर आप दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी है उसके लिए आपको उसका सच समझना है मुझे ऐसा लग रहा है और ये सच भी है और राजा भैया आप मेरे साथ सहमत होंगे बिल्कुल जी मैं सहमत हूँ इस बात से डेमोक्रेसी के आने के बाद चाहे वो पार्टी हो चाहे वो कैंडिडेट हो उसको पब्लिक की सेवा के लिए उनका नुमाइंदा बनना होता है नुमाइंदा कि पब्लिक खुद बैठी है असेंबली में बिल्कुल उसने चुन के भेजा है ज़बरदस्ती खुद को चुनाना नहीं होता है आपने पब्लिक में जाना है आपने उनको बताना है कि भैया मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हम सबके लिए ये ठीक है और मैं ये बात आपकी तरफ से ले जाऊंगा और जब मैं गवर्नमेंट का पार्ट बनूंगा तो मैं इस तरीके से काम करूंगा कि आप जो सोचते हैं वो हो इसी के बेस पे पॉलिटिकल पार्टियाँ बन जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होगा जो पॉलिटिक्स करके गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगी ये एक बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है जैसे अभी भी कई राष्ट्रों में वर्ल्ड में कंट्रीज़ में राजा रूल कर रहे हैं जी आज भी एम्परर्स हैं किंग्स हैं और साथ में उनके डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती है गवर्नमेंट भी है और बड़ी खूबसूरती से काम चल रहा है बट कुछ कंट्रीज़ हैं अमेरिका है इंडिया है इन्होंने अपने अपने तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस से आने का अभी दिसंबर में अमेरिका की इलेक्शन आ जानी है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अपने अपने चीज़ें चल रही हैं कोई तो आइडियालॉजीज़ होती हैं जैसे हम लोग कोई गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो हम एक ग्रुप कहता है नहीं यार लुक्स पे काम करो दूसरा कहते हैं नहीं यार माइलेज पे काम करो तीसरा कहते हैं नहीं यार एक काम करते हैं माइलेज और लुक्स दोनों होनी चाहिए तीसरा कहते हैं नहीं यार लुक्स और माइलेज को छोड़ो तुम देखोगी इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल होगी चला लेंगे चलो ये गाड़ी की बात कर रहा हूँ हम घर में खाना खाने लगते हैं 4 मेंबर हैं घर के हर एक बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है कि पापा मुझे ये पसंद है मम्मा मुझे पसंद है फिर एक मेजॉरिटी डिसीजन लेती है हम उसके ऊपर कहते हैं जो आज तुम मेरा मर्जी का खा लो कम तुम्हारी मर्जी का खा लेंगे तुम्हारी मर्जी चूँकि इसके अंदर एक पावर मिलती है बड़े छोटे से समय के लिए चाहे वो पंचायत का एक पंच हो चाहे वो सरपंच हो चाहे वो हमारा एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे उसके बाद मंत्री बने जी जी इस सबके बीच का सच ये है कि आपकी जो पार्टी जिसको आप बिलोंग करते हैं उसकी एक आइडियोलॉजी है आइडियोलॉजी और उसका तरीका काम करने का आइडियोलॉजी अलग अलग होती हैं कई पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं उनको लगता है कि पाकिस्तान हमारा नेबर है हम उससे बात करेंगे तो शायद कश्मीर मसला ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारा पार्ट है आधा पाकिस्तान ने अपने पास रखा है आधा हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाते हैं और एक भारत के साथ हमारा विलय हो चुका है और हम भारतीय हैं और हम लेकिन हमेशा पाकिस्तान को अपना वेलविशर मानेंगे एक पार्टी की आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि हम पाकिस्तान को अपना वेलविशर कैसे माने क्योंकि वो यहाँ पे गन्स भेज रहा है
वो यहाँ पे टेररिज्म भेज रहा है, वो यहाँ पे नार्को टेररिज्म फैला रहा है, यहाँ पे बिल्कुल। हमारे बच्चों को वो पाकिस्तान के परेशान रूट किया। के थ्रू ड्रग्स आ रही हैं और बड़ी डिस्टर्बेंस हमें हो रही है। एक पार्टी कहती है ना मुझे फ़िक्र पड़ता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, नार्को टेररिज्म आ रहा है, टेररिस्ट आ रहे हैं, मुझे मतलब है यहाँ एक एक धर्म की सियासत चले, वो वाली बात करती है। बट ऑन द होल एक चीज़ तो क्लियर है ना, ये सब पार्टियाँ एक आइडियोलॉजी लेके चल रही हैं। अब जब उसके अंदर कोई मेंबर बनता है पार्टी का, तो उसको पता है कि मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। अगर ये सरकार में आती है, लोगों को पसंद आती है इसकी आइडियोलॉजी, तो लोग इसको सरकार में लाएंगे और जिस नुमाइंदों को ये लोगों में भेजेंगे उसको वो चुन के भेजेंगे। बेसिकली वो पार्टी को चुनना चाहते हैं और पार्टी को मजबूत बनाना है नुमाइंदों ने, बिल्कुल। जो वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, मिलते जुलते हैं। और नुमाइंदों ने पार्टी मजबूत बनानी है, फिर पार्टी ने नुमाइंदों को इकट्ठा रख के एक अपनी आइडियोलॉजी पे चल के उसका रिजल्ट लेना है। ये है क्रक्स, बिल्कुल। सच ये है। लेकिन जब बड़ी देर से चीज़ें बन रही हैं तो पॉलिटिकल पार्टियाँ, कई बार ऐसा लगता है जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि हम चाहे लोगों से जुड़े हुए हों या ना हो, ना हो। 1.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर एक सीट की 1.25 लाख की, जो 60,000 लोगों को अपने साथ जोड़ लेगा उसकी बात सुनी जाएगी। सुनी जाएगी। अब होगा क्या, 60 लाख 1.25 लाख में से 25-30 हज़ार लोग वोट नहीं करेंगे, 30-40 हज़ार वोट करेंगे, 5-10 हज़ार कोई कोई वोट लेगा, फिर जो हाईएस्ट वोट ले लेगा चाहे वो 25 हज़ार ही ले बिल्कुल। तो वो नुमाइंदा हो जाएगा। लेकिन वो 1 लाख का नुमाइंदा तो नहीं ना हुआ, वो वो 25,000 नुमाइंदा हुआ कि लोगों ने, कितनों ने वोट कास्ट किया और कितनों ने। और उनमें से सबसे ज़्यादा किसने लिया। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी एमएलए इलेक्शन में जीत के आ रहे हैं, पंच सरपंच आ रहे हैं, वो मेजॉरिटी को बिलोंग करते हैं। वो हो सकता है मैनेजमेंट हो कि जैसे एक सीट है, उस सीट के ऊपर 5 लोग खड़े हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है 1 लाख बंदों की, वोटर्स की। अब कायदे की बात करें तो जो 55,000 बंदा 51,000 वोट लेगा वो मेजॉरिटी है। लेकिन होगा क्या, वोट कास्ट करेंगे 80,000 लोग, पहले 20,000 घर से नहीं निकलेंगे। 80,000 में से 4 लोगों ने 10-10 हज़ार वोट नहीं लिया, एक ने लिया 19,000, एक ने लिया 10,000, एक ने लिया 11,000 और एक ने ले लिया सपोज को 5,000। तो दूसरे ने 45 ही लिया या 30 ही लिया, वो एमएलए बन जाएगा। तो ये सच जो मैंने आज सत्संग में कहा, इसको मेरे आज के जो लोग सुनेंगे उनको ये समझना है। आप अपने आप से बात करो, किस पार्टी की आइडियोलॉजी आपको पसंद आ रही है और क्यों आ रही है। दूसरा, जो नुमाइंदा आपका पार्टी भेज रही है, अगर आपको उसका पता है कि वो नुमाइंदा जो है वो अपने आप को लीडर देखना ज़्यादा पसंद करता है, उसको अपने आप में एमएलए बनना ज़्यादा पसंद है, अपनी उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं देख रहा था, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, सच सच होता है, बुरा उसी को लगता है जो सच सुनना नहीं चाहता है। सच ये है कि जो लोग रिलीजियसली डिवाइडेड पार्टीज़ के साथ चल रहे थे, उन्होंने देखा कि अब जो फेनेटिक वाली चीज़ें हैं, जमातें हैं, जैसे पाकिस्तान के फेवर की बात करने वाली जमातें हैं, उनके साथ जा रहे हैं। और पहले वो चल रहे थे उनके साथ जो पाकिस्तान को समझती हैं जम्मू कश्मीर का दुश्मन, उन्होंने तो अपनी आइडियोलॉजी बदल दी। बिल्कुल। फिर उन्होंने बताना चाहिए ना अपने वोटर को कि कि मैं जीतने की वजह से अपनी आइडियोलॉजी बदलता हूँ। तो जो आइडियोलॉजीज बदलते हैं ना, वो लीडर्स नहीं होते। और फिर अगर वो बदलते हैं, उन्होंने बताना है कि हम क्यों बदली, ताकि उनकी जनता भी बदले उनके साथ। क्योंकि लोग जो है ना वो प्यार करते हैं, इनोसेंट होते हैं, वो अपने लीडर के साथ कहीं पे भी चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं। ठीक है ना। तो उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने लोगों को कहाँ लेके जा रहा हूँ। कल ये सच सामने आएगा कि मैंने अपनी आप को सिक्योर करने के लिए मैंने एमएलए बनने का ख्वाब लिया था। बेसिकली मेरे को लोगों के लिए वैसी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि जिसने लोगों की सेवा करनी होती है ना, बड़े तरीके है। ये एक किस्म का, मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं क्यों एमएलए की इलेक्शन में एमएलए की तनख्वाह रखी गई, उसमें तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एमएलए का ऑफिस चलाने का एक्सपेंडिचर दे दो आप, लेकिन जो आपने तनख्वाहें लगाई, पेंशनें लगाई, ये तो ऐसे किस्म की एम्प्लॉयमेंट भी है कि एक बार जीत जाएंगे बस और उसके बाद हमें पेंशनें वगैरह मिलती रहेंगी। बिल्कुल। तो हम बस जीतें कैसे वो देखो, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, किस पार्टी में कौन लोग मेहनत कर रहे हैं,
सेंटर में कोई कर रहा है, रीजन में कोई कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाओ और अपने आप को बोलो जी मैं लोगों का लीडर हूँ। सिर्फ लोगों का लीडर वो होता है जो सुबह 4 बजे भी फ़ोन उठाता है, रात को 2 बजे भी फ़ोन उठाता है, बिल्कुल जो हमेशा लोगों के बीच में होता है बिल्कुल होता है। और वो अपने लोगों को कभी अपनी सिरदर्द नहीं समझता, वो हमेशा लोगों के बीच में होता है बीच में होता है। और लोग जिनको प्यार करते हैं ना उनके प्यार की कदर करता है। आज हम ज़माने में देख रहे हैं, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं लेना है, कि जिस पार्टी को आप प्यार करते हो अगर उस पार्टी ने आपको मैंडेट नहीं दिया, आपने कि आप उसके ही खिलाफ बात कर रहे हो और सामने रख रहे हो अपने वोटरों को। वोटर को तो आप जहाँ बोलोगे खड़े हो जाएगा, लेकिन वो वोटर आपसे नहीं जुड़ा था ना, वो वोटर आपकी पार्टी की सोच से जुड़ा था। बिल्कुल पार्टी के चाहे वो एनसी का वोटर था, अगर एनसी में कोई पार्टी छोड़ के कहीं और जा रहा है, या बीजेपी छोड़ के कोई एनसी में आ रहा है, या एनसी छोड़ के कोई बीजेपी जा रहा है, बीजेपी एनसी छोड़ के कोई कांग्रेस में जा रहा है, या इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है, बेसिकली उसने समझना, इंडिपेंडेंट वाले की बात समझ में आती है कि वो उसकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के को लेके पब्लिक में जा रहा है ना जब। बिल्कुल। लेकिन जो किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े थे और वो इसलिए पार्टियां छोड़ रहे हैं कि उनको टिकटें नहीं मिल रही हैं, तो ये उनके लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसी बात हमने देखी, अभी बीजेपी ने सारी सीटें अनाउंस कर दी हैं, एक सीट उन्होंने बदली थी मुझे लगता है, जो अभी न्यूज़ आई और फैक्स हो गया, माता वैष्णो देवी वाली सीट उन्होंने चेंज की और फिर उनके जो सपोर्टर थे दुबे जी के, वो बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे 3 घंटे पहले, मीडिया वाले हमारे साथ ही बता रहे थे कि ठीक है आपकी पार्टी है, उसकी चॉइस है, वो जो मर्जी करे। एनसी में भी सुनने में आ रहा है कोई रिटायर्ड जज साहब है जिन्होंने कोई सोचा था, फिर उन्होंने बाद में, या सर्विंग जज है, मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं है, एनसी में भी उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की। बिल्कुल की है। कांग्रेस में भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपने मैंडेट के साथ, वो भी कोई प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। ये देखें, सत्संग में हम ये बात करेंगे, ये हम बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट वाले लोग हैं। मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करूँगा कि आप लीडर को पसंद करो अपने, लेकिन लीडर से पहले आप देखो कि मेरे लीडर के साथ मैं क्यों जुड़ा था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो क्या बोल रहा था आपको पिछले 5 साल में, और सडनली वो अगर उसको एमएलए टिकट नहीं मिली और वो कुछ बोलना शुरू हो गया, तो आप सर इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप वोटर हैं। बिल्कुल। यू आर नॉट, आप किसी के गुलाम नहीं है कि आप उसके इमोशंस में ट्रैप हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने उसको वैल्यू नहीं दी है और पार्टी की हाई कमांड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बड़े अच्छे तरीके हैं बताने के, बड़े अच्छे आप बात कर सकते हैं, आप उधर जाके बता सकते हैं कि जिसको आप मैंडेट दे रहे हैं उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उस इंसान के अंदर क्या कमी है, क्या, तो ओपन बताओ, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अगर पार्टी आपकी बात नहीं सुनती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, उससे जो वोटर घर से नहीं निकला है ना, वो डिमोटिवेट हो रहा है, वो दुखी हो रहा है और शायद वोटिंग के लिए ना निकले। बिल्कुल। और फिर डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, थोड़े से लोगों का वोट लेके एक ऐसा इंसान सामने आ जाए जो लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, और उसका लार्जर इंटरेस्ट जो है डेमोक्रेसी का लॉस होता है। ये मैं अपने सत्संग में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जम्मू की भाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी हम देख रहे थे, हाँ भाऊ का उसका भी नहीं, उधर भी बीजेपी जो है वो अपने कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है, कांग्रेस ने भी अनाउंस नहीं किया, एनसी ने भी करना है, और आज़ाद उम्मीदवार कौन होंगे वो भी करना है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी नहीं है। जो लोग आइडियोलॉजी के साथ चले हों, चाहे वो कांग्रेस में, अभी एक सीनियर मेंबर मेरे पास बैठे थे, मैं बात कर रहा था राजा भी आपके सामने, उन्होंने कहा, उन्होंने यही कहा ना कि राहुल गांधी जी के पास जब लोग गए कि गांधी जी ये सब लोग जो हैं इस तरीके से हम सीटें कम, उन्होंने कहा जब आप जो जा रहे हैं ना कांग्रेस छोड़ के आइडियोलॉजीज के साथ, आप जाने दो, जो चंद लोग बचेंगे ना वो पार्टी खड़ी कर लेंगे, लेकिन जो लोग कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, जो अपनी पार्टी को बुरा बोल रहे हैं, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी पे वो एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने, आज वो उस पार्टी को बुरा बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी खड़ा रहेगा अपनी आइडियोलॉजी के साथ, चाहे अकेला हो, फिर ना कोई आगे बड़ा बना देगा। लेकिन अगर हमने उनको कंप्रोमाइज़ किया तो फिर ये पार्टी जो स्ट्रांग नहीं होगी। और उन्होंने एग्जाम्पल दी, प्राइवेट टॉक है ये, सत्संग में हम तो जर्नलिज्म को बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा जब तक काडर हमारा एक ऐसी पार्टी जैसा नहीं हो जाता जिसके अंदर एक स्टील का काडर है, तब तक कांग्रेस को भी खड़ा करना मिले। मुझे लग रहा है वही चीज़ हो भी रही है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए उनको बड़ा वेलकम नहीं किया गया। तो बीजेपी के केस में, एनसी के केस में भी मैं देख रहा हूँ ये सब पार्टियाँ अपना अपना आइडियोलॉजी को लेके क्लियर है। ज़रूर ये बात है कि इंसान ही पार्टी हाईकमांड में है, इंसान ही वोटर है और इंसान ही एमएलए के टिकट के दावेदार है। बिल्कुल। तो इंसान लालची भी हो सकता है, इंसान भगवान भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है और इंसान जानवर भी हो सकता है। तो ये फेजेज होती है इंसान के करेक्टर की।
वोटर जो है ना वो सोच समझ के देखे कि मेरे जो लीडर आना है वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और इस टाइम जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने की, इन 90 सीटों के लिए, सीटों के द्वारा पार्टीज इसमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को जितना हो सके अपने अंदर सॉल्व करे। बिल्कुल। जब ये चीज़ें सड़कों पे आ रही है ना, तो वो जो पिछले अच्छा 5-6 साल से लोग वेट मेहनत कर रहे हैं हैं। कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वो दुखी हो रहे हैं। आपका बड़ा क्या कहना है राजा भैया? बिल्कुल, मैं इस बात में सहमत हूँ आपके साथ कि जो उनकी कोई प्रॉब्लम्स थी जहाँ सीटों को लेके थी, वो मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी। अब सारी पार्टियों में ऐसा हो रहा है, कई जगह श्रीनगर में उन्होंने अच्छी सीट्स, अच्छे लोगों को सीट अब दी इसमें हैं। एनसी को ज़्यादा, मुझे लगता है 10 में से अगर नंबर देने हो ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छे से, अभी उन्होंने अच्छे से मियाँ साहब के बेटे को बेटे को साइकिल लाइन तैयार की, सागर साहब को सागर दी, साहब को सलमान जी को सीट दी, दी है, वीरी साहब के फादर साहब थे उनको भी। उनको दी। देखिए हम बोल लो, अब अपोजिशन वाले बोलेंगे ये उनको परिवारवाद है। परिवार ये परिवारवाद नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक अपनापन होता है, एक अपनापन होता है। कई बिल्कुल। जगहों पे नहीं भी दी गई, बिल्कुल ठीक। और लेकिन अगर हम देखें कि जिस वोटर को पता है कि मैंने सुबह उठना है, ये हमारे एमएलए साहब का घर है, उसकी उम्मीदें होती हैं। और जब वोटर समझता है कि नहीं घर है और वो पार्टी, वो फैमिली या वो मेंबर नहीं ध्यान देती है, तो उनको वो जिताते भी नहीं है। लेकिन एक आर्गुमेंट बना लेना, बिल्कुल तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है एनसी के अंदर उतना ज़्यादा हलचल नहीं हुई है। लिस्टें निकलने के बाद एनसी जो है वो अपने काडर को साथ रखने में कामयाब हुई है। बीजेपी भी कोशिश कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि हम इकट्ठे हैं। देखें भीड़ थी, बट जो लोग अपॉर्चुनिस्ट बीजेपी में आए थे लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी को नहीं समझते हैं, शायद वो लोग जो है वो कुछ डिसीजन लें। लेकिन जो डिसिप्लिन तरीके से बीजेपी को समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है और ये जनता की भलाई के लिए डिसीजन लेती है, नेशन को आगे रखती है, वो तो नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाईकमांड ने भी ध्यान नहीं दिया है और हाईकमांड भी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, ऊपर बैठे हुए जो चंद लोग होते हैं, चंद होते हैं, उनको लगता है जो हम करेंगे वही होगा। तो शायद ये जो धरने प्रदर्शन हो रही है, ये उनका भगवान जी का तरीका है थोड़ा उनको चेक को लाने का। और अगर वो नहीं अभी भी संभलेंगे, तो अगर सीटों को लॉस हुआ पार्टी को, तो उसका लॉस पार्टी को भी होगा, लेकिन जनता को होगा। जो जनता इस पार्टी को देख रही थी कि ये हमारे, ज़्यादातर हम ये कहेंगे जम्मू के अंदर, जम्मू डिवीज़न को ये पार्टी जो है एक रिप्रेजेंटेशन दे पा रही थी। और अगर आपस की कलह की वजह से या कुछ गलत फैसलों की वजह से वो सीटें नहीं मिली, असेंबली में वैसी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, तो ये लॉस होगा जम्मू के लोगों को। तो मुझे लगता है जो सीटें अभी बची हैं उसके ऊपर सोच विचार करके लेना चाहिए। और जो देखिए पैराशूट से वर्ड हम बोलते हैं राजीव भैया ना, ये भी ठीक वर्ड है, लेकिन आ कौन रहा है, उसकी पहले आइडियोलॉजी क्या रही है, बिल्कुल वो क्या बोलता था, उसने सेंसिटिव माहौल में क्या बात की। अगर वो न्यूट्रल थे तो ला सकते हैं, बट अगर वो न्यूट्रल नहीं है और अगर वो बड़ा एक्सट्रीम बिहेवियर कर चुके थे और वो ऐसे ही ट्रेड यूनियंस के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उन्होंने किसी ज़माने में, किसी समय में बहुत नुकसान देने की कोशिश की है प्रेजेंट बीजेपी के हमारी सरकार को भी जो सेंटर में है, और एक इंटरनेशनल जो एक इमेज ख़राब करने की कोशिश की है, उनको कंसिडर करके अपनी फेस दे देना भी वोटरों को कंफ्यूज करेगा आने वाले समय में। तो सत्संग में आज हम लोगों ने राजा भैया के साथ बैठे थे, क्योंकि आज का दिन जो था वो कल का ही, पिछले कल का कंटिन्यूशन था। नाराज़ हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, बट वोटरों के लिए कुछ बड़ा ज़्यादा नहीं है। एक पॉजिटिव चीज़ इसमें हुई है वोटरों के लिए, वो ये हुई है कि बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे सेठी साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का स्टैंड क्लियर किया है कि लोगों की सेवा करना, नेशनलिज्म को प्रमोट करना, पाकिस्तान सिंपथाइजर के साथ बिल्कुल नहीं जाना, और लोगों के मजबूत सरकार देना पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करके। वो उन्होंने एक आश्वासन एक दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसको वोटर्स को मेरे ख्याल में अपने अपने सोशल मीडियाज़ पे जाके जहाँ जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वीडियो, उसको देखना चाहिए, और जब अखबारों में कल वो सुबह छपेगा उसको पढ़ना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली जो वोटर है वो सर्वोपरि है, जिसने सरकार चुननी है और जिसने अपनी सरकार को, अपनी मर्जी की सरकार को लाना है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ राजा भाई आज हम इसको सत्संग को विराम देते हैं और नए सत्संग की तैयारी करते हैं। जय माता दी।